और देखिए, आगरा से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं एसपी बघेल ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा ठोका है। उन्होंने बीजेपी की बड़ी जीत की बात कही है। क्या उनकी तरफ से कहा गया, ये भी आपको सुनवा देते हैं। मेरे पास दो सवाल हैं, दो लोगों से वादे आपने किए। एक जनता से वादा आपने किया कि जीतूंगा तो आपके लिए विकास करूंगा, और दूसरा वादा मैम से आपने किया था, मुझे याद है मैंने आपका इंटरव्यू किया था कि जीतूंगा तो इस बार तुम्हें डायमंड के कंगन पक्का दिला दूंगा। तो बड़े उससे आपको इस बार चुनाव जीतना है। रोटी कपड़ा मकान में एक डायलॉग था, मनोज कुमार ने कहा था, ये तुम्हारे अगले जन्म पर मैं सोने की मुट्ठी नहीं दे पाया तो चांदी का छल्ला जरूर दिलाऊंगा। तो मैं इनको ऐसा वादा हर लोकसभा के चुनाव से पहले 10 बार करा चुका हूँ। और हम डायमंड वाले लोग नहीं हैं, वो हम लोग साधारण लोग हैं। विजय तिलक मैम ने किया, क्या लग रहा है कि आगरा की जनता इस बार आपको मौका दे रही है? क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा था, ऐसा विपक्षी कह रहे हैं। उनको भी पता है मुश्किल में कैंडिडेट मिले हैं जिन्होंने नॉमिनेशन करके सपा और बसपा की जान बचाने का प्रयास किया है। यहाँ के जिला अध्यक्षों को दोनों को सुकून जब आया, जब एन कैन पकड़ने वो किसी को प्रत्याशी बनाने में सफल हो पाए हैं। इधर बिहार के अररिया से महागठबंधन के उम्मीदवार शाहनवाज आलम ने राज्य सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि अररिया में विकास नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि अररिया की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। अररिया से महागठबंधन के उम्मीदवार शाहनवाज आलम हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज जी, आज आपके लिए बड़ा दिन है, क्या दिख रहा है अररिया में? निश्चित तौर पर मतदान एक सबका अधिकार है, लोग अपने मतों का प्रयोग करते हैं। और जहाँ तक अररिया की बात है, अररिया की जनता ने बहुत पहले ठान चुका, अररिया के मन बना लिया था कि अररिया में परिवर्तन करके रहेंगे। कारण है कि जिन मुद्दों को लेकर ये लोग चुनाव में आए थे, एक भी मुद्दा, एक भी वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। अररिया में इनके खिलाफ असंतोष है, अविश्वास है, जनाक्रोश है। अररिया की एक बहुत बड़ी समस्या है बाढ़। प्रत्येक वर्ष नेपाल से पानी आता है और लाखों किसान जो है बर्बाद हो जाते हैं। छोटे कल कारखाने लोगों के नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। एक रास्ता बचता है, पलायन। ना बाढ़ का स्थायी निदान के लिए उन लोगों ने कुछ किया, ना पलायन रोकने के लिए उन लोगों ने कुछ किया। और बिहार के खगड़िया में चिराग पासवान ने लाइन में लगकर आम लोगों की तरह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चिराग पासवान खगड़िया के शरवन्नी गांव में बने बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के खगड़िया की ये तस्वीर देखिए, जहां पर लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए चिराग पासवान, जिनकी वजह से मुकाबला जो है बिहार में बहुत ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है और आम लोगों की तरह ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। उम्मीद करते हैं कि मत प्रतिशत भी ज्यादा बढ़ेगा पिछली बार से ज्यादा, और हर कोई अपना अपना योगदान इस महापर्व में देगा। तो यहाँ से नेता बनकर आए हैं या बेटा बनकर आए हैं? आपका गढ़ है, आपका घर भी है। बेटा बनकर आया हूँ। यहाँ पर हर किसी से परिचय है, हर कोई हमारे रिश्ते में है। तो यहाँ पर सिर्फ एक बेटा, भाई, भतीजा बनकर आया हूँ। और अब महाराष्ट्र की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी मतदान किया। शरद पवार ने बारामती के बूथ पर मतदान किया, उनके साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले भी यहां पर मौजूद रही। और उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी बारामती के बूथ पर वोट डाला है। बारामती सीट पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बीच सीधी लड़ाई है। और पिछले साल जुलाई में एनसीपी में टूट के बाद दोनों गुटों के बीच ये पहला चुनावी मुकाबला है, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प भी है और इन तस्वीरों के जरिए भी आप इसे समझ सकते हैं। संविधान को सेंटर रखे, एक पारदर्शक तरह सत्य सामने रखे इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। और ये तीसरी चरण का वोटिंग हो रहा है, वो शांति से होना चाहिए, यही हमारी मांग है। तो देखिए, अपने आप में दिलचस्प तस्वीरें। आपको बता दें, सुप्रिया सुले और दूसरी तरफ सुनेत्रा,
यहां से चुनावी मैदान में अपने आप में ये हॉट सीट इसीलिए भी है क्योंकि देखिए दोनों ही परिवार के सदस्य जो हैं इस बार चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीसरे चरण की जो 93 सीटें हैं उनमें मैदान में मोदी के 10 वो बड़े चेहरे कौन से हैं जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुना से केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंह, वो चुनावी मैदान में है। इसके अलावा रत्नागिरी सिंहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार है केंद्रीय मंत्री वो है। आगरा से हमने आपको दिखाया कि एसबी बघेल की तरफ से किस तरीके से जीत का दावा भी किया जा रहा है। तो वो 10 चेहरे कौन से हैं? पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट गुजरात से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। श्रीपद येसो नाइक केंद्रीय मंत्री उत्तर गोवा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। भगवंत खुबा बीदर कर्नाटक से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री। और देवू सिंह चौहान खेड़ा गुजरात से बीजेपी के उम्मीदवार। ये वो बड़े चेहरे हैं जो इस बार के रण में उतरे हुए हैं और इनकी किस्मत का फैसला भी आज हो जाएगा। अमित शाह ने भी वोट डाला और खुद चुनावी मैदान में है। मनसुख मांडविया की किस्मत का भी फैसला है। तो 10 वो बड़े चेहरे कौन कौन से हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं जो कि तीसरे चरण के रण में उतरे हुए हैं और आज ईवीएम में इनकी किस्मत जो है वो कैद हो चुकी है या फिर हो रही है क्योंकि मतदान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अभी धूप की वजह से हालांकि थोड़ी वोटिंग में जरूर कमी देखी जा रही है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर 1 बजे जो है वो सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 1 बजे यहां पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है असाधारण स्थिति है, ऐसे में अब जो है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट 1 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, वो दिल्ली के सीएम है। फिर से सुनवाई होगी 1 बजे। दरअसल चुनाव के मद्देनजर जमानत क्या अरविंद केजरीवाल को दी जा सकती है प्रचार के लिए, इसी पर सुनवाई हो रही है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में इनके खिलाफ कोई और केस भी नहीं है, इसलिए इस पर सुनवाई जो है वो चल रही है। 1 बजे जो है दोबारा से इस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधे उन्हें का रुख करेंगे। विक्रांत, डिटेल्स दीजिए, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखिए बहुत बड़ी खबर है इस समय न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को जो चैलेंज किया गया है उस पर तो ईडी अपनी दलीलें दे रही थी, लेकिन कोर्ट ने अब कह दिया है कि हम 1 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो अंतरिम जमानत यानी इंटरिम बेल के लिए अर्जी है उस पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव का मौसम है, ये असाधारण स्थिति है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई और केस नहीं है, वो इस मामले को सुनेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इंटरिम बेल एप्लीकेशन का विरोध किया, सुनवाई का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ आम आदमी की तरह बर्ताव होना चाहिए। चुनाव में कैंपेन क्या ज्यादा जरूरी है। देश की जेलों में 5000 कैदी, 5000 राजनेता बंद होंगे जो राजनीति भी करते हैं लेकिन जेल में बंद हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम उनके इस केस को जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते, यानी उन्होंने जो गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया है उसको हम जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते। राष्ट्रीय चुनाव हर 5 साल में आते हैं, ये कोई फसल नहीं है जो हर 6 महीने में बोई जाती हो, ये पूरी तरीके से अलग मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक किसान को अपने खेत की देखभाल करनी होती है, एक किराना दुकान मालिक अपनी दुकान पर जाता है, तो एक मुख्यमंत्री को आम आदमी से अलग कैसे माना जा सकता है? क्या हम राजनेताओं के एक वर्ग के लिए एक अलग अपवाद बना रहे हैं? क्या चुनाव प्रचार उस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो किराना दुकान चलाना चाहता है? तो निश्चित तौर पर अब यह क्लियर हो गया है, अब यह एकदम साफ हो गया है न्यूज 18 इंडिया के जो दर्शक देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे या उन्हें इंटरिम बेल नहीं मिलेगी, इस पर कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी की तरफ से विरोध किया गया, बावजूद इसके कोर्ट ने साफ ये कहा कि यह असाधारण स्थिति है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और क्या उन्हें चुनाव प्रचार से अलग किया जा सकता है, ये सब चीजें देखनी होंगी। तो बड़ी खबर, अब से कुछ देर बाद इस मामले में सुनवाई होगी और जैसा हम सुबह से ये बता रहे हैं अपने दर्शकों को न्यूज 18 इंडिया पर कि हमें ऐसा लग रहा है कि आज इस मामले में डिसाइड कोर्ट करेगा, क्योंकि शुक्रवार को कोर्ट ने यह कहा था कि दोनों पक्ष यानी अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी
दोनों पक्ष इस बात के लिए तैयार होकर आए कि हम इंटरिम बेल पर सुनवाई करेंगे, दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखें और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोनों पक्ष इस बात पर भी जिरह करें कि अगर हम इंटरिम बेल देते हैं चुनाव प्रचार के लिए तो उसकी क्या शर्तें हो सकती हैं। तो अब वो समय आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। अब से कुछ देर बाद 1 बजे के करीब इस पर सुनवाई हो सकती है। ईडी ने विरोध किया, लेकिन ईडी के विरोध को सुप्रीम कोर्ट ने अलग रख दिया और ये कहा कि यह असाधारण स्थिति है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमें यह देखना होगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। प्रधानमंत्री उतर चुके हैं, अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और अब वहां से चलकर जाएंगे बूथ की तरफ। जहां तक गाड़ियों को इजाजत होती है वहां तक उनकी गाड़ी रुकी और अब वो चलकर बूथ की तरफ जाएंगे। लोग बहुत देर से इंतजार में बैठे हैं, वहां पर खड़े हैं, देख रहे हैं उनको और इसी झलक के लिए वो काफी देर से खड़े थे वहां पर लोग, क्योंकि पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर ही गाड़ियों को रोकना होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की ही गाड़ी क्यों ना हो। और इसलिए ये लोगों को पता है कि गाड़ी वहां रुक जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री पैदल ही निकलेंगे, तो वो झलक जो है वो मौका मिलेगा लोगों को प्रधानमंत्री को देखने का। वो मौका आपको भी मिल रहा है न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर देखने का। प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं और मिलते हुए अमित शाह और ये देखिए पटका पहनाया और उसके बाद झुककर अदब से मुस्कुराकर दोनों गुजराती छोरों ने एक दूसरे को सलाम किया। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त आपको नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 7:30 पर उनको पहुंचना था। इंतजार काफी देर तक अमित शाह ने किया और आखिरकार उम्मीदवार वोटर को दर तक ले आए हैं। दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह आपको एक स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये एक पावरफुल तस्वीर आप कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आप देखिए ताकत एक उम्मीदवार की और एक वोटर की, कि चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बूथ से बहुत पहले उसे गाड़ी रोक देनी होगी और वहां से पैदल चलकर ही वोट डालने जाना होगा। ये देखिए सेल्फी फोटो लेते हुए तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैंस और उनको पसंद करने वाले नजर आ रहे हैं। ये उसी इलाके के लोग हैं जो वहाँ खड़े हैं। पूरा सिक्योरिटी ड्रिल हुई होगी जाहिर तौर पर, और उसके बाद ही ये लोग वहाँ पर हैं जो वहाँ ही रहते हैं। उन्हीं को मौका मिला है प्रधानमंत्री को वहाँ देखने का, अपने बूथ तक जाते हुए, बूथ रानिप में जहाँ वो पहुँचे हैं और वहाँ से गाड़ी रोक के। पिछली बार अगर आपको याद होगा किशोर, तो बकायदा वो लाइन में लगे थे वहां पहले से। बिल्कुल इस बार भी लगेंगे, इस बार भी लगेंगे क्योंकि वोटिंग तो 7 बजे से शुरू हो चुकी है और लाइन वहां होगी जरूर बूथ के अंदर, और प्रधानमंत्री भी लाइन में लगेंगे। ये पूरा इलाका, जो ये सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर 1989 से बीजेपी कभी नहीं हारी है, उसी सीट पर प्रधानमंत्री का भी अपना वोट है अहमदाबाद में। वहाँ वो पहुँचे हैं इस वक्त अपने बूथ की तरफ जाते हुए। लोग वहाँ काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, सबको पता था यहाँ पे प्रधानमंत्री का वोट है, प्रधानमंत्री वोट देने आएंगे। प्रधानमंत्री यहाँ हर बार की तरह चलते हुए अपने पोलिंग बूथ तक पहुँचेंगे और वो नज़ारा देखने को मिलेगा। वही उसी दृश्य के लिए, उसी झलक के लिए लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए, साथ में अमित शाह जो कैंडिडेट भी हैं वहाँ से। कुल पूरे इलाके में 3 सीटें हैं, अहमदाबाद ईस्ट, अहमदाबाद वेस्ट और गांधीनगर। और ये जहां बूथ है, यहाँ पर जहां प्रधानमंत्री का वोट है, वहां पर ये गांधीनगर सीट पड़ती है लोकसभा की। तो अहमदाबाद
देखिए तीसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टर शेखर सुमन ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और राधिका खेड़ा की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। रविवार को ही राधिका ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और एक्टर शेखर सुमन को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो राधिका खेड़ा इससे पहले कांग्रेस में थी और कांग्रेस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। सनातन के अपमान को लेकर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे और अब ये दोनों ही यानी एक्टर शेखर सुमन और राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय से ये आपको तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए बीजेपी का खेमा यहाँ पर बढ़ता हुआ है और राधिका खेड़ा ये पहली प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस की जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले आपने देखा होगा गौरव वल्लभ, उनकी तरफ से भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया गया। रोहन गुप्ता, ऐसी ये फहरिस्त लंबी है और कांग्रेस को बड़े झटके लगते हुए।